नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और पहली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है और इसी बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। लालू प्रसाद के बयान से कांग्रेस की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस बीच लालू प्रसाद का ममता को समर्थन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू का ममता बनर्जी को समर्थन। ममता को लालू के समर्थन को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बिहार चुनाव से पहले अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त कर दिया और ये संकेत दिया था कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया है, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है। अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर नई बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी को समर्थन वाले लालू प्रसाद के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इंडिया अलायंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ बताया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन इन लोगों ने अपना गर्दन बचाने के लिए बनाया था, अब इनकी नई तैयारी है नया चेहरा और नया बैनर बनाने की। कहते आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के सभी दल अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएंगे। इंडिया अलायंस तो समाप्त पहले ही हो चुका था, सिर्फ कागजों पर बचा था। और लालू जी ने भी आज तो ममता बनर्जी की बात की सहमति देकर उसमें बता दिया कि राहुल गांधी को ये लोग नेता नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी इस देश की जनता को मिसलीड करना चाह रहे हैं और इंडिया अलायंस को भी मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए उनके लीड को कोई दल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये भारत के विरोध में भाषा बोल रही है, दूसरे देशों में जाकर के देश का शिकायत करती है और ये दूसरे के बैसाखी पर चलने वाली पार्टी बनकर के रह गई है। नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, संस्कार विहीन, नीति विहीन कांग्रेस पार्टी आज दूसरे हर एक राज्यों में कहीं न कहीं दूसरे के बैसाखी पर चल रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। मैं बता दिया, इन लोग का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा, स्वार्थ और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जमात अपने बचाव के लिए ये खुल कर करके ये इंडी गठबंधन बनाया था, जनता नकार दी। अब इन लोगों को लगता है कि इस बैनर के तले चेहरा नहीं छुप सकता, तो अब नाटक शुरू किया है कोई नया बैनर का। और इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने के मुद्दे पर ममता बनर्जी को लालू का समर्थन देने पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि अपनी बात रखने का उचित मंच होता है, अकेले इस तरह का बयान देकर माहौल बनाने की जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी का नेतृत्व एक बहुत ही सही तौर पे चल रहा है और वो चलेगा। आपको अगर नेतृत्व चाहिए, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जहां से भी नेतृत्व चाहिए, एक सामूहिक बैठक कीजिए और बताइए भाई पहले एलओपी तो था नहीं, अभी एलओपी क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 99 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां है पार्लियामेंट के अंदर। एक फैसला हुआ और एलओपी के तौर पर बताइए ना कि एलओपी के तौर पर उन्होंने क्या क्या तकलीफें दी है। भाई 2 राज्य में हम जीते भी हैं, 2 राज्य में हारे, और जिनको इनकी फिक्र करनी है करें, उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। और सीएम नीतीश को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित बयान दे दिया है। 15 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर मीडिया के सवाल पर लालू प्रसाद ने विवादित बयान दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर सियासी गलियारों में पुरजोर तरीके से चर्चाएं हो रही हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। और इसी बीच लालू प्रसाद की तरफ से उनकी इस यात्रा को लेकर विवादित बयान दे दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। और सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद के विवादित बयान की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने निंदा कर दी है। सीएम नीतीश कुमार को लालू के विवादित बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी लालू के बयान की निंदा की। उन्होंने लालू प्रसाद पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया है। प्रसाद के ताजा बयान समझ में नहीं आता, लालू प्रसाद जी को बिहार की जनता ने झेला कैसे अब तक। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग किसी दल की अगुवाई कर रहे हो तो उस दल के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके चाल, उसके चेहरे को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना, अभी तक हम लोग समझते थे कि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार दिख रहे हैं। इसलिए एकदम तुरंत बिहार सरकार तुरंत चिंता कर रही है कि उनको हम लोग काके के बदले कोइलवर में भर्ती करने के लिए तैयार है। उनके परिवार के लोग तुरंत इसको जगे। लालू प्रसाद यादव जी एक तो इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी भी महिलाओं के बारे में इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए, ये उनके सोच का फर्क है। दूसरा, लालू जी इसी तरह उनकी शुरू से बोलने की इस तरह की आदत है, वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ये बिहार की गरिमा को गिराने वाले, बिहारी को अपमानित करने वाले और बिहारी के छवि को धूमिल करने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार को बख्श दीजिए। आप जैसे लोग ये गौरवशाली बिहार को, जिस बिहारी पर देश गर्व करता था, आज उस बिहारी को शर्मसार आपने किया है। और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप और आपके परिवार के जो लोग हैं यही तरह के फुहरपन, मजाकिया और गंदे शब्दों का उपयोग करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। और लालू प्रसाद के विवादित बयान का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निंदा कर दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर संजय झा ने ये लिखा है कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच। इंडी गठबंधन के नेता के शर्मनाक बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। हमें गर्व है कि सीएम नीतीश के ऐतिहासिक फैसलों के कारण महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है बिहार। और इसी बीच नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद के बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कड़े शब्दों में लालू प्रसाद के इस बयान की निंदा की है और उनकी मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। से ये समझ में आता है कि आधी आबादी के लिए इनकी क्या मानसिकता है, और दूसरा ये पता चलता है कि कितना ईर्ष्या और द्वेष माननीय नेता नीतीश जी के प्रति है। राजनीति में विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन जिसके घर में खुद 7 पुत्रियां हैं,
जिनका अपना पॉलिटिकल पार्टी है, कितनी महिला नेत्री हैं, और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रदेश की आधी आबादी के लिए, जिसके लिए नेता ने जीविका बनाया, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, पुलिस की भर्ती में आरक्षण दिया, ITI इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया, इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। लालू यादव के समय में कितने लोग मैट्रिक पास करते थे? हमारे बच्चियां 4.5 लाख में 50,000, आज 16 लाख में 8 लाख से ऊपर बच्चियां पास कर रही। किसने शुरू किया? जो बड़ी आबादी को पढ़ाना चाह रहा है उनके बारे में इस भाषा का प्रयोग, इससे पता चलता है कि कितनी घृणित मानसिकता के ये लोग हैं। और महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान पर मंत्री लेशी सिंह ने भी पलटवार कर दिया है और इसे घोर अपमानजनक बताया है। इस तरह की भाषा का कोई जगह नहीं है। ये महिलाओं का घोर अपमान है और आधी आबादी का, जिस तरह से RJD के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के भाषा का कोई भी महिला समाज इस लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। और अगली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से जुड़ी हुई है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के सुगौली से अपनी महिला संवाद यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। सीएम के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तरी सुगांव में अधिकारियों ने जीविका भवन और नवनिर्मित पंचायत भवन सहित कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा भी शामिल रहे। सीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा के साथ साथ हेलीपैड और पार्किंग की भी जगहों का जायजा लिया गया। बढ़ते आगे, बिहार की राजधानी पटना को आज नया कलेक्ट्रेट भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक हाईटेक भवन का उद्घाटन कर दिया है। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ। ये नया भवन पुराने भवन को तोड़कर बनाया गया है। इस नए परिसर में पुराने डच तकनीक के रिकॉर्ड रूम से जुड़े 8 पिलर को संरक्षित किया गया है। नया कलेक्ट्रेट परिसर 3 ऊंची इमारत और बेसमेंट में पार्किंग की सुविधाओं से लैस है। बिहार सरकार ने आज एक बड़ा तोहफा राजधानी पटना वासियों को दिया है। पटना का अपना समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो चुका है। एक और देखिए अनुमंडल कार्यालय है, समाहरणालय भवन और बगल में जिला विकास भवन। तो पूरा एक कैंपस जो है वो बनकर तैयार है, जहां पर जिलाधिकारी के साथ साथ कई अन्य जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे। और इस भवन की खूबसूरती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बेहतरीन इस भवन का निर्माण कराया गया है। और साथ ही साथ जो पुराना भवन था, जो डच कालीन भवन कहा जाता था, उसमें डच कालीन पिलर लगाए गए थे, उस पिलर को भी यहाँ पर आगे में रखा गया है ताकि लोग देख सके और लोगों के जहन में जो पुराना भवन था वो भी आ सके। हमारे साथ बिहार सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजय अग्रवाल जी हैं, पटना के डीएम भी रह चुके हैं और इन्हीं के डीएम रहते हुए इस भवन का शिलान्यास भी किया गया था। उस वक्त परिकल्पना की गई थी। अब सर ये भवन बन करके तैयार है, क्या कहेंगे इस भवन को लेकर के? देखिए, एक सपना साकार होने की स्थिति में है हम लोग। पटना कलेक्ट्रेट अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरे बिहार का सबसे पुराना कलेक्ट्रेट था, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होने के नाते इसमें रखरखाव की समस्या हुई और काफ़ी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम लोग एक नया कलेक्ट्रेट बनाएंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं भी आई, मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, लोग अपील में भी गए और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग के महत्व को देखते हुए इसका निर्णय दिया कि ये बिल्डिंग बननी चाहिए और आज ये बिल्डिंग बन करके तैयार है। पटना कलेक्ट्रेट जो ये बिल्डिंग बनी है, मेरे ख्याल से ये पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट कलेक्ट्रेट में से एक होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद ही किसी डीएम ऑफिस में होगी। यहाँ सारे ऑफिस एक साथ होंगे, सभी विभाग एक साथ होंगे, ताकि पब्लिक को अगर कोई भी काम हो तो वो एक साथ आकर के सारे कामों को करवा पाए। और लोगों को सारी सुविधाएं भी हैं, लिफ्ट से लेकर के कैंटीन सुविधा, बैठने की सुविधा,
जो अधिकारी काम करेंगे, जो कर्मचारी यहाँ काम करेंगे, उनके लिए काफी बेहतर व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार वक्त बदल रहा है, लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग। अब एक भवन में ही पूरा का पूरा जो जिला मुख्यालय है वो यहाँ नजर आएगा। और देखिए किस शानदार तरीके से इस भवन का निर्माण कराया गया है। इसमें तकरीबन 39 विभाग के साथ साथ कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और 400 से भी अधिक गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अंदर में कई हॉल भी है जिसमें बैठ करके मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, तमाम चीजें जो कहा जा सकता है कि भूकंप रोधी के साथ साथ काफी अत्याधुनिक तरीके से नया पटना का समाहरणालय भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई जगदीशपुर पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर छापेमारी कर 24 घंटे के भीतर 3 बालू माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला किया था, जिसमें कि पुलिस के 2 जवान घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भागलपुर जगदीशपुर थाना की पुलिस जो है कोला खुर्द गांव में अवैध बालू खनन की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। ईंट पत्थर से और लाठी डंडे से पुलिस पर हमला किया था, जिसमें कि पुलिस जवान को मौके से पीछे भागना पड़ा था। इस दौरान 2 पुलिस के जवान घायल हुए थे, लेकिन अब जो है भागलपुर पुलिस ने पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार किया है और अन्य जो बालू माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि भागलपुर पुलिस लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे कि बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और एक तरफ जहां पुलिस बालू माफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, तो दूसरी तरफ यही पुलिस के जवान बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पटना पुलिस की ट्रकों से वसूले का ये वीडियो बेटा से सामने आया है। बेटा बैंक ऑफ इंडिया चेकपोस्ट के पास का ये वीडियो है। पुलिस के जवान वर्दी का रौब दिखाकर बालू लदे ट्रकों को रुकवाते हैं और अवैध वसूली करते हैं। चालान काटने की धमकियां देते हैं। अवैध वसूली की वजह से जाम की भी समस्या बनी रहती है। बढ़ते आगे दानापुर के फुलवारी शरीफ में, जहां सोन बालू का उठाव शुरू होने के साथ ही बेटा में जाम की समस्या शुरू हो जाती है और इसका असर फुलवारी शरीफ तक देखने को मिल रहा है। बेटा में महीने भर से जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और ये परेशानी सिर्फ बेटा बाजार तक की नहीं है, बल्कि आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाजाम का असर देखने को मिलता है। हम मौजूद है फुलवारी शरीफ में और फुलवारी शरीफ में जाम का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता है। बिहटा में जब से बालू शुरू होता है तो जाम का असर फुलवारी शरीफ में भी हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लगी हुई है और ये जाम आम नहीं है बल्कि रोज का है। ये माने जब से ये बालू शुरू होता है तब से ये जाम की स्थिति लगातार बन जाती है और उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बालू जब से शुरू होती है तभी से जाम लगना शुरू हो जाता है क्या? कितना जाम रहता है? बहुत जाम रहता है, 24 घंटा मतलब जाम है। हर दिन रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रात तक जामे रहता है। हर दिन में 2 टिप 3 टिप गाड़ी चलता है। इतना लंबा ट्रक रहता है कि लंबा लाइन लगा रहता है बालू वाला गाड़ी से। हमेशा जाम रहता है यहाँ, दिन भर तो जामे रहता है। दिन भर जाम रहता है। बालू के ट्रक की वजह से बालू का ट्रक ऑटो सारा सब जाम लगा के रहता है। क्या नाम है? रिंटू सिंह। तो बालू के ट्रकों से और खास करके जो है ऑटो से भी जाम की स्थिति बन जाती है और ये जाम की स्थिति जब बालू शुरू होता है तब से लगातार और बढ़ जाता है। दानापुर के फुलवारी से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। वहीं आरा से बड़ी खबर आ रही है। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त हो गई। ट्रैक्टर की ट्रोली में तहखाना बना रखा था। ईंट लदे ट्रैक्टर से शराब मिली। 777 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। ड्राइवर सहित 2 लोग गिरफ्तार हुए। करीब 10 लाख रुपए की शराब जब्त कर ली गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर की ट्रॉली में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच लाखों की शराब उत्पाद विभाग की तरफ से पुलिस टीम की तरफ से जब्त कर ली गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ईंट लदे ट्रैक्टर में कैसे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। 777 लीटर शराब बरामद की गई है। बढ़ते आगे, पटना के फुलवारी शरीफ में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत की खबर है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नया टोला ग्वाल टोली में स्कूल का छात्र मोहित साइकिल से रोड क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे 2 बच्चे गिर गए और एक की मौके पर ही मौत की खबर है। घटना के बाद लोग इस रोड पर ट्रक के परिचालन को बंद करने की मांग कर रहे हैं। बेटा उसके पीछे जा रहे थे और अभी आगे तो चले गए, झाड़ू पोछा करने के लिए पहले जाते थे, वो पीछे तबड़ भी बाल बच्चा के लेकर कि आ बेटा पीछे से, अब यही में ऐसे कांड हो गया है। अब हम लोग तो रोड पर नहीं थे, अब स्कूल जाने में इसको कांड ऐसे हुआ है। यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगली बार जो 10 दिन पहले जो हुआ वो मेरे घर का था, वो मेरा भाई था, वो मेरा बड़ा भाई था, मेरे घर का सबसे पहला बेटा था, वो खत्म हो गया। यहाँ पे ट्रक किस बात का चल रहा है? उसका बच्चा चला गया, उसको पता है किसका बच्चा गया, उसका दिल का कलेजा चला गया उसका। बढ़ते आगे, भागलपुर में लड़की की शादी में जुटे परिवार के यहां पहुंचकर एक महिला ने जमकर हंगामा किया और हंगामा ऐसा कि उसकी लड़की की शादी ही रद्द हो गई। मामला पीरपैंती के हरदेव चक का बताया जा रहा है। हंगामा करने वाली शेखा देवी का आरोप यह है कि उसका पति मनोज पंडित उसे धोखा देकर दूसरी शादी रचा रहा था, जिसकी भनक लगते ही उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज से फोन पर पूछताछ की और थाने में आने के लिए कहा, लेकिन वो आया ही नहीं, जिसके बाद शेखा देवी ने हिम्मत दिखाई और लड़की के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मनोज से अपनी शादी के सभी सबूत दिखाए, जिसके बाद लड़की वालों को मनोज की धोखाधड़ी का एहसास हुआ और समय रहते अपनी लड़की की शादी रद्द कर उसकी जिंदगी बचा ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।